हेलो एवरीवन, आज डेट है 22 दिसंबर 2020। द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस में आपका स्वागत है। देखो, जो हमारी फर्स्ट न्यूज है वो एक पार्लियामेंट्री कमेटी बनी थी। उन्होंने कुछ गाइडलाइंस, कुछ अपने रिकमेंडेशन दी हैं, तो उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। पार्लियामेंट्री कमेटी जो बनी थी उसने बोला है कि गवर्नमेंट को पब्लिक हेल्थ एक्ट के लिए काम करना चाहिए। देखो, जो हमारे इंडियंस हैं उसमें 70% लोग ऐसे हैं जिनके पास में कोई भी हेल्थ कवरेज नहीं होता है। तो गवर्नमेंट को लोगों के हेल्थ को प्रोटेक्ट करने के लिए पब्लिक हेल्थ एक्ट बनाना चाहिए। नेक्स्ट इस आर्टिकल में बताया गया है कि देखो, कोविड-19 जो पेंडेमिक आया वो अचानक आया, तो आने वाले समय में हो सकता है कि इसी तरीके के और भी पेंडेमिक क्रिएट हों। तो उसके लिए नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट जो अथॉरिटी है उसमें एक सेपरेट विंग को क्रिएट किया जाना चाहिए, जो इस तरीके की कोविड-19 जैसे जो पेंडेमिक्स हैं उनको क्या कर सके, हैंडल कर सके। मतलब उस चीज़ में वो स्पेशलाइजेशन होना चाहिए। नेक्स्ट इस आर्टिकल में बताया गया है, देखो अभी हमने नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के डाटा आए थे। अब वैसे तो वो 22 राज्यों के लिए आए थे, कंप्लीट राज्यों के लिए अभी नहीं डिक्लेयर हुए हैं, लेकिन 22 राज्यों में जो डाटा आए उसमें हमने देखा कि एनीमिया, माल न्यूट्रिशन की समस्या जो है न केवल बच्चों में बल्कि बड़ों में भी इंक्रीज होती जा रही है। तो देखो, कोविड-19 के दौरान जो है स्कूलें बंद थी, और स्कूल बंद होने की वजह से जो मिड डे मील स्कीम जो चलाई जाती है स्कूल में बच्चों को दी जाती है वो क्या है, बंद हो गई। अब बच्चों में जो माल न्यूट्रिशन की जो समस्या है इस पेंडेमिक के दौरान काफ़ी इंक्रीज हुई है। तो स्टेट्स को ये इंश्योर करना चाहिए कि किस तरीके से आप या तो ड्राई राशन दो या फिर मिड डे मील जो स्कीम है उसको रेगुलर करो, ताकि जो बच्चों में माल न्यूट्रिशन की जो समस्या है वो कम हो सके। नेक्स्ट जो आर्टिकल है, देखो यूके में कोरोना का नया स्ट्रेन देखने को मिला है। उसकी वजह से वहाँ से आने वाली जो फ्लाइट्स हैं उसमें ना केवल इंडिया बल्कि जो फॉरेन कंट्रीज हैं, कई फॉरेन कंट्रीज ने यूके से आने वाली फ्लाइट्स पर बैन लगा दिया है, ताकि जो कोरोना स्ट्रेन है वो अन्य देशों में ना फैल सके। उसकी वजह से जो हमारा इंडिया का जो शेयर मार्केट है वो काफ़ी अप्स एंड डाउन्स दिख रहा है। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल है, देखो ये पिक्चर आप देख रहे होगे, ये डल लेक की है। श्रीनगर में जो डल झील है ना उसकी पिक्चर है। अब इसमें इसमें एक इम्पोर्टेंट टर्म यहाँ दे रखी है, चिलाई कला। वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। कश्मीर जो वैली है उसमें जब विंटर सीजन आता है तो उसमें 40 दिन का एक सीजन होता है जिसमें एक्सट्रीम कोल्ड होती है और ड्राई वेदर होता है, एक्सट्रीम स्नोफॉल होती है, और इसमें जो सब जगह बर्फ जम जाती है। ये जो डल झील है ये पूरी तरीके से जम जाती है, और ये लगभग दिसंबर लास्ट से शुरू होता है और जनवरी लास्ट तक चलता है। ये चिलाई कला जो एक सीजन है, विंटर में ही एक सीजन है, 40 दिन का सीजन जिसको बोलते हैं चिलाई कला। तो ये इम्पोर्टेंट टर्म है हमारे लिए। नेक्स्ट जो न्यूज है वो है इलीगल कॉलोनीज को लेकर के। देखो, गवर्नमेंट ने एक्सटेंशन कर दिया है उनको प्रोटेक्ट करने के लिए इलीगल कॉलोनीज दिल्ली में। इसमें आर्टिकल में ये बोला गया है, जो इम्पोर्टेंट टर्म्स हमारे लिए हो जाती हैं इस आर्टिकल में वो है ऑर्डिनेंस। देखो, ऑर्डिनेंस पास किया जा रहा है क्योंकि विंटर जो सेशन है पार्लियामेंट का उसको तो इस बार होल्ड ऑन किया ही नहीं जा रहा है। अब कॉन्स्टिट्यूशन में बोला गया है कि पार्लियामेंट के 2 सेशन के बीच में 6 महीने से ज़्यादा का समय नहीं होना चाहिए। मतलब एक सेशन हुआ तो 6 महीने के बाद में दूसरा सेशन होना ही चाहिए, ऐसा तो कॉन्स्टिट्यूशन में बोला गया है। लेकिन हमारे इंडिया में ट्रेडिशन है कि हमारे यहाँ पर 3 सेशन होते हैं पार्लियामेंट के। एक बजट सेशन होता है, एक मानसून सेशन होता है, और एक होता है विंटर सेशन। तो गवर्नमेंट के द्वारा ये बोला जा रहा है कि जो बजट सेशन है उसको रेगुलर किया जाएगा। तो ऑर्डिनेंस पास करवाने की बात की जा रही है, तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है ऑर्डिनेंस। सेंटर में जो प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस जो पास करता है वो आर्टिकल 123 के तहत पास करता है, और सेम जो प्रोसीजर है वो स्टेट्स भी करवा सकते हैं। वहाँ पर गवर्नर ऑर्डिनेंस पास करता है जब विधानसभा मतलब सेशन में नहीं हो, उस समय वो आर्टिकल 213 के तहत। तो स्टेट से रिलेटेड हो गया ऑर्डिनेंस पास करवाना तो आर्टिकल 213, और सेंटर से रिलेटेड हो गया आर्टिकल 123। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल है वो है आईआईटी दिल्ली को लेकर के। आईआईटी दिल्ली ने प्लांट बेस्ड एग्स को बनाया है। ये उन लोगों के लिए हैं जो वेजिटेरियन हैं, नॉनवेज नहीं खाते हैं, लेकिन उनमें प्रोटीन की कमी है। हमें पता है कि एग्स एंड मीट खाने से बॉडी में क्या होता है, प्रोटीन जो न्यूट्रिशन है उसकी कमी नहीं रहती है।
तो जो लोग वेजिटेरियन हैं वो एग्स नहीं खाते हैं, तो उनके लिए एग्स बनाई गई हैं। अब IIT दिल्ली को इसके लिए क्या मिला है, प्राइज मिला है। किसने दिया है, UNDP का एक प्रोग्राम है एक्सीलेटर लैब, उसके थ्रू ये उनको प्राइज दिया गया है और उसी के तहत उन्होंने काम किया था। अब ये UNDP का एक्सीलेटर लैब क्या है, देखो UNDP यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम यूनाइटेड नेशंस का एक पार्ट नहीं है, उसका ऑर्गन नहीं है, लेकिन उसी के तहत ये काम करता है। जो भी यूनाइटेड नेशंस के सदस्य देश हैं वो इसमें वॉलंटरीली अपनी इच्छा से इसमें पैसा देते हैं और उसका यूज किया जाता है डेवलपमेंट गोल्स को अचीव करने में। 2030 तक जो सभी देशों ने जो सस्टेनेबल गोल टारगेट फिक्स किया है कि हम सस्टेनेबल गोल्स को अचीव करेंगे, उनको प्राप्त करने में, उनको गेट करवाने में सभी देशों को ये हेल्प करता है UNDP। अब इसका एक्सेलेटर लैब प्रोग्राम क्या है, UNDP, कतर देश और जर्मनी देश तीनों ने मिलकर के ये एक्सेलेटर लैब जो प्रोग्राम है उसको शुरुआत की थी। इंडिया में भी एक्सेलेटर लैब इंडिया को क्या किया गया है, इनिशिएट किया गया है अटल इनोवेशन मिशन के तहत। और ये अटल मिशन इनोवेशन मिशन क्या है, नीति आयोग का एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है जिसमें लोगों को इनोवेशन करने के लिए इंक्रीज किया जाता है, लोगों में ऑप्टिमिज्म क्रिएट किए जाते जा रही है कि आप जो हमारी जनरल समस्या है, डेली की जो समस्या है, उनके लिए कुछ इनोवेट कर सकते हो। तो उसी के तहत ये IIT दिल्ली के जो रिसर्चर हैं उन्होंने क्या किया है, एग्स को क्रिएट किया है। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल है वो मेघालय को लेकर के है। देखो मेघालय में काफ़ी दिनों से इनर लाइन परमिट को लेकर के प्रोटेस्ट चल रहा था कि हमारे यहाँ पर आप इनर लाइन परमिट को क्या करो, रेगुलर करो, ताकि जो भी लोग हमारे यहाँ पर आए उनका हमें पता हो। लोग पहले से क्या ले, मतलब अपनी टिकट क्या करवाएं, अपनी टिकट बुक करवाएं, जिसकी वजह से मेघालय के ऊपर जो बर्डन क्रिएट होता है जो टूरिज्म की वजह से, वो हम पहले से उसके लिए प्रिपेयर हो सके कि कितने यहाँ पर जो टूरिस्ट हैं वो आने वाले हैं। अब ये जो शुरुआत की गई है इसमें क्या करना होगा कि जो भी टूरिस्ट मेघालय जाना चाहता है उसको मेघालय टूरिज्म जो ऐप है उस पर जा कर के ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। और उस रजिस्ट्रेशन के तहत जो मेघालय जो गवर्नमेंट है, वहाँ के जो और सारे ऑर्गेनाइजेशन है, वो इसके लिए क्लियर कट पहले से तैयार हो सके कि इतने लोग यहाँ पर विजिट करने वाले हैं। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो किसके लिए है, बिहार के लिए है। देखो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के कुछ डाटा है, उसमें ये बोला गया कि बिहार में 2016 में बिहार को ड्राई स्टेट डिक्लेयर कर दिया गया था। वहाँ पर अल्कोहल कंज्यूम को क्या क्या कर दिया गया था, इलीगल कर दिया गया था। लेकिन फिर भी डाटा है कि बिहार में बहुत सारे लोग, लगभग 16% तो बच्चे बिहार में अल्कोहल कंज्यूम करते हैं। तो इस आर्टिकल में बोला गया है कि जो रूल हमने बनाए गए अगर उनको ढंग से लगाया जाए, और उनको लगाने में जो पुलिसमैन है उनका काफ़ी बड़ा रोल है। तो अगर ये पुलिस वाले चाहें तो जो ड्राई स्टेट बनाने की जो बात की जा रही है बिहार को, वो हम अचीव कर सकते हैं। देखो एक इम्पोर्टेंट आर्टिकल है दिल्ली से लेकर के, दिल्ली में जो एयर क्वालिटी है वो काफ़ी गिरती जा रही है, दोबारा वहाँ पर पोल्यूशन है वो काफ़ी इंक्रीज हो रहा है। तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। देखो सेंट्रल पोल्यूशन जो कंट्रोल बोर्ड है वो वाटर एक्ट 1974 में जो वाटर एक्ट बना था उसके तहत इसको बनाया गया था। ये एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री के अंडर काम करता है सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। इसके अलावा 1986 में जो एनवायरनमेंट एक्ट बना था और 1981 का जो एयर एक्ट है उसके अंदर भी ये काम करता है। और तीनों को मिला करके मतलब सामंजस्य बिठा करके हर चीज़ में पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए ये बोर्ड काम करता है। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है वो देखो, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की अगले 2022 में 125वीं एनिवर्सरी मनाई जाएगी, उनकी जन्मदिन मनाया जाएगा। तो उसके लिए काफ़ी सेंट्रल गवर्नमेंट है उसको कैसे सेलिब्रेट किया जाएगा उनके लिए काम किया जा रहा है। देखो ये जो सुभाष चंद्र बोस थे उन्होंने हमारी आज़ादी में काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया। उन्होंने आर्मी को भी एक अपॉइंट किया था जिसका नाम था आज़ाद हिंद फौज।
नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट न्यूज है वो पोस्टल बैलेट को लेकर के है। देखो ये बोला जा रहा है कि जो एनआरआई लोग हैं वो अभी तो हमारे यहाँ पर क्या कर सकते हैं, वोट डाल सकते हैं, लेकिन वो जहाँ पर उनका रजिस्ट्रेशन है, जहाँ पर उनकी वोटर आईडी बनी है, वहाँ पर आकर उनको डालना पड़ता है। लेकिन जो इलेक्शन कमीशन है वो इस बात के लिए बात कर रहा है, लॉ मिनिस्ट्री ने उनको सुझाव दिया है कि आप पोस्टल बैलेट को क्या करो, अप्रूव करो, कि वो लोग अब्रोड से भी पोस्टल बैलेट के थ्रू क्या कर सके, वोट डाल सके। अब ये इलेक्शन कमीशन है वो आर्टिकल 324 के तहत आता है, ये हमें पता होना चाहिए। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो यूके में वायरस स्ट्रेन को लेकर के है और उसकी वजह से गवर्नमेंट ने अलर्ट जारी किया है। यूरोपियन यूनियन के जो बहुत सारे देश हैं, जैसे बेल्जियम हो गया और भी सारे देश हो गए, उन्होंने, जैसे इंडिया ने 31 दिसंबर तक वहाँ की फ़्लाइट को बैन किया है, उसी तरीके से वहाँ के आसपास के देशों ने भी अपने बॉर्डर्स को सील कर दिया है यूके के लिए, ताकि जो नया स्ट्रेन जो मिला है वो फैल ना सके। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो देखो नेपाल को लेकर के है। नेपाल में जो नया कॉन्स्टिट्यूशन बना था उसके बाद जो सरकार बनी थी केपी ओली की सरकार, और उसमें रेगुलर उनके खिलाफ प्रोटेस्ट चल रहा है, और प्रोटेस्ट की जो वजह है वो है कि कोविड-19 के समय में उन्होंने ढंग से काम नहीं किया। और दूसरा कारण ये बताया जा रहा है कि जो विपक्षी जो है, अपोनेंट पार्टी जो है, वो ये चाहती है कि हम बिहार पर, सॉरी, नेपाल पर क्या करें, शासन करें। अभी देखो 2015 के टाइम में वहाँ पर नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया है और मधेसी जो वहाँ की जाति है उसके लेकर के काफ़ी प्रोटेस्ट रहा था। मधेसी जो लोग हैं उन्होंने बोला था कि जो नया कॉन्स्टिट्यूशन जो बना है वो हमारे अकॉर्डिंग नहीं है। तो देखो कुछ जातियाँ अलग अलग देशों से रिलेट करती हैं और वो रेगुलर न्यूज में रहती हैं, तो हमें उन जातियों के बारे में पता होना चाहिए। जैसे मधेसी जो है वो नेपाल से रिलेट करते हैं, रोहिंग्या जो हैं वो म्यांमार से हैं, और सिंगली जो हैं हमें पता होना चाहिए सिंगलीज कहाँ हैं, श्रीलंका से हैं। तो ये जो इम्पोर्टेंट जो ट्राइब्स है ना, इनके बारे में जो नाम है वो हमें ध्यान होने चाहिए। तो ये आज का हमारा डिस्कशन था। आज हमने जो चिलाई कला है कश्मीर में सेलिब्रेट किया जाता है उसको डिस्कस किया। उसके अलावा एक्सीलेटर लैब इंडिया यूएनडीपी का जो प्रोग्राम है उसको डिस्कस किया। सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को डिस्कस किया। तो ये आज का हमारा डिस्कशन था। ओके, थैंक यू।